वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शासनकाल 1325 से 1351 एडी तक है, यानी 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक है। इसके पहले 1320 से लेकर 1325 तक इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक का शासन रहेगा, और यही जो है ये फाउंडर भी है तुगलक डायनेस्टी का। जैसा कि मैंने आपको जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था तो वहीं से आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो होगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गोरी के एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है 1206 एडी में, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की स्थापना करता है, स्लेव डायनेस्टी की, यानी कि गुलाम वंश की। तो ये पहला डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत का। दूसरा डायनेस्टी या दूसरा वंश जिसको कहेंगे वो खिलजी वंश था, उसे हम पूरा पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम तीसरे वंश में हैं, तुगलक वंश में, जिसका फाउंडर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक है, संस्थापक है। ठीक है, और इसके बाद तुगलक वंश के बाद चौथा वंश आएगा सैयद वंश, और अंतिम वंश लोदी वंश। उसके बाद भारत में मुगल आ जाएंगे। ठीक है, तो हम तीसरे दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश में हैं, और तुगलक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक, या आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कहिए एमबीटी। ठीक है, शासन का ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, किसका पुत्र है? गयासुद्दीन तुगलक का, और यही फाउंडर है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, जब थोड़ा सा रिवाइज जरूर करेंगे, कि पिछला वीडियो हमारा जब तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी तो मैंने बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक जो है यही फाउंडर है, जो कि खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान कह लीजिए, खुसरो मलिक कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं खुसरो शाह मिलेगा, उसकी हत्या करता है, और उसकी हत्या करके ये तुगलक वंश की शुरुआत करता है। इस वंश को करौना तुर्क वंश भी कहा जाता है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के फादर जो थे, उनका जो ओरिजिन था वो करौना तुर्क एक जाति होती है तुर्कों में, उनसे था। इसलिए इसे कई जगह पर करौना तुर्क वंश भी कहा जाता है तुगलक वंश को। ठीक है, एक दो बातें और आप नोट कर लीजिएगा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, कि ये इसकी एक उपाधि थी, और वो उपाधि थी क्या? अल शहीद। कहीं आ जाए, कई बार पूछा गया है, अल शहीद। ठीक है, अल शहीद इसकी उपाधि थी, तो ये नोट कर लीजिएगा। और इसने तुगलकाबाद शहर बसाया था, और तुगलकाबाद का जो दुर्ग है उसे 56 कोट कहा जाता है। किसने तुगलकाबाद बसाया? दिल्ली के पास, ये गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक है, हाँ, इसको हम देखेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम थे, जैसे कि इसने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण कराने वाला ये व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक। हालांकि जब आप नहरों का नेटवर्क या जाल की बात करेंगे तो आगे आप तुगलक वंश का नेक्स्ट शासक इसके बाद जो आएगा, सुल्तान जो आएगा फिरोज शाह तुगलक, उसने किया था। लेकिन नहरों के निर्माण का काम, यानी कैनाल के निर्माण का काम गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया जाता है, शुरुआत की जाती है। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने, आप जानते हैं कि दाग और हुलिया शुरू किया था सेना में, मैं बता चुका हूं। हाँ, उसको प्रभावशाली बनाएगा कौन? गयासुद्दीन तुगलक। शुरुआत करेगा खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन प्रभावशाली बनाएगा, सुदृढ़ करेगा उसे गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का जो फाउंडर है। दाग और हुलिया मैं बता चुका हूं। दाग घोड़े पर ब्रांड लगाया जाता था पहचान के लिए, हाँ, राजकीय एक चिन्ह होता था जो घोड़े पे मार्क कर दिया जाता था। जो लड़ाई के घोड़े होते थे उन पे मार्क कर दिया जाता था, ताकि उनकी पहचान हो सके, कोई नकली घोड़ा युद्ध में ना भेज दे, डुप्लीकेट जो हॉर्स है वो ना भेज दे। ठीक है, हुलिया भी वही होता था, हुलिया सैनिकों के लिए होता था। उनका पूरा ब्यौरा रखा जाता था, डिस्क्रिप्टिव रोल रखा जाता था, जैसे कि क्या कद काठी है, लंबाई कितनी है, कंप्लेक्शन कैसा है, आंखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, चेहरा कैसा है, तो पूरा डिस्क्रिप्टिव रोल। और उसका भी पर्पस वही था कि कोई सैनिक बदल ना दिए जाए, जो सेना के वास्तविक सैनिक हों उनकी जगह कोई दूसरा ना भेज दिया जाए, तो इसका पर्पस था। तो उसको प्रभावशाली बनाया था। ठीक है, इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज को बहुत व्यवस्थित किया था इसने, ये भी मैंने बता दिया था। आप देखेंगे तो रेवेन्यू में इसने जो रेवेन्यू है उसने
1/5 से 1/3 तक तय किया था। इक्ता में था, इक्ता व्यवस्था में आप जानते हैं इक्ता क्या था, मैंने बताया था कि इक्ता जो था ये भूखंडों को कई टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा टेरिटरीज को, और इसी को एकता कहा जाता था। यहाँ पे कई इक्तेदार ऑफिशियल्स के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता था। इनके पास अपनी सेना भी होती थी, वहां ऑफिशियल्स भी होते थे। तो ये सारे क्या करते थे, यही से इनको सैलरी नहीं दिया जाता था, इसी एकता से अपना सैलरी निकालेंगे और कर्मचारियों को भी देंगे जो वहां पे ऑफिशियल्स हैं, और उसके बाद इक्ता के हेड कौन होंगे, इक्तेदार होंगे, और फिर जो भी बचेगा उसको रेवेन्यू के तौर पे भेज देंगे, कहां पे, सेंटर को। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम में भी था। यहां पर उसने क्या किया कि ये निश्चित कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने कि पर ईयर जो इक्ता में रेवेन्यू का जो टैक्स का जो इंक्रीमेंट होगा, जो इंक्रीज किया जाएगा, वो 1/11 से 1/10 तक होगा, इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो ये सब कार्य इसने किए थे। फैमिन के समय, अकाल के समय टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था, तो ये सब महत्वपूर्ण काम हमने डिस्कशन कर लिया था। अब आते हैं इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक पर, जिसे रक्त पिपासु शासक कहा जाता है, पागल मूर्ख शासक कहा जाता है, क्योंकि इसने जितने भी, वैसे तो सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, अभी हम इसे देखेंगे, लेकिन इसने जितने भी डिसीजन लिए अपने कार्यकाल के दौरान वो सारे फेलियर रहे। ठीक है, तो देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम देखेंगे, पहले तो हम इंट्रो लेंगे, तो इंट्रो आज ले रहे हैं, उसके बाद राजत्व के सिद्धांत को हम आज समझेंगे, आज ही समझेंगे राजत्व के सिद्धांत को, क्योंकि ये बेस है, आज इंट्रो है और यहीं से आपका बेस तैयार होगा। ये राजत्व का सिद्धांत जो है आप बलबन और अलाउद्दीन खिलजी से तुलना करते हुए यहां पर देखेंगे। ठीक है, इसलिए आज हम केवल राजत्व के सिद्धांत पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि हमें वैसे खत्म तो करना नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स बता के निकल जाना है, तो वो हम देखेंगे। और देखिए अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कहां तक इनका शासन था। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैप में इनका क्षेत्र कितना था। तो देखिए यहां पर कि राजत्व का सिद्धांत आज हम देखने वाले हैं ये। ठीक है, उसके अलावा आगे आप देखेंगे तो डोमेस्टिक पॉलिसीज में दो तरह की पॉलिसी आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक ये डोमेस्टिक पॉलिसी कह सकते हैं, घरेलू जो नीतियां थी, और ये फॉरेन पॉलिसी या एक्सपेडिशंस कह सकते हैं। सारे इसके फेल्योर रहे। जैसे थोड़ा सा आज एक इंट्रो क्लास है, तो हम यहां पे थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आज हमारा राजत्व का सिद्धांत होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम 3-4 वीडियो इस पे करेंगे। ठीक है, इसने दोअब के क्षेत्र में देखिए यही गंगा और ये यमुना का क्षेत्र जो है, ये गंगा का क्षेत्र, ये यमुना का, ये दोअब हो गया गंगा यमुना का। तो इस क्षेत्र में इसने क्या किया था, चूंकि उपजाऊ था, यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया था। हाँ, टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन यहाँ पे अकाल आ गया, लेकिन ऑफिसर्स ने फिर भी लोगों से, किसानों से टैक्स वसूलना शुरू किया जबरन। तो वहां पे क्या हुआ कि विद्रोह हो गया, किसान भाग गए, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। ये फेलियर हो गया। ठीक है, उसके बाद खाली आप जान जाइए कि ये सब चीजें हैं, पढ़ना है। उसके बाद दो में टैक्स इंक्रीज किया, वो फेलियर हो गया। इसने कृषि विभाग बनाया, दीवानी को ही, कौन सा डिपार्टमेंट है, दीवानी को ही या दीवानी को ही कृषि डिपार्टमेंट इसने स्थापित किया। या आता है एग्जाम में, हाँ, कि दीवानी को ही किसने स्थापित किया था, आगे तो हम पढ़ेंगे ही। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने दीवानी को ही, और इसके अंदर क्या था कि जो भी कल्टिवेटेड एरिया है उसको बढ़ाना है, यानी कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, हाँ, दैट शुड बी, कहा जाता है कि उसको मतलब कि जो भी कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड, सॉरी, जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको अंडर कल्टिवेशन लाना है। जो भी कृषि जहां पे नहीं हो रहा है, जिस जमीन पे, उसको कृषि योग्य बनाना है। इसका पर्पस यही था, लेकिन ये भी फेलियर हो गया नीतियों की वजह से। तो दीवाने को ही जो बनाया गया था जिस पर्पस से, उसमें फेलियर रहा। इसने कैपिटल, हाँ, दिल्ली है, और दिल्ली से यहां देवागिरी या दौलताबाद आप कह लीजिए दूसरा नाम, इसने शिफ्ट किया। ये 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस या 700 माइल कह लीजिए, हाँ, लेकिन ये भी फेलियर हो गया, क्योंकि इसने कोर्ट और ऑफिशियल्स को ही शिफ्ट नहीं किया। इसने क्या किया, पूरी जनता को कहा कि चलो दौलताबाद। तो ये साउथ से, नॉर्थ से सीधा साउथ आ गया था। बहुत सारे रीजन है, हाँ, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये भी फेलियर हो गया। टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा इसने शुरू की, यानी कि सिल्वर के का जो कॉइन था उसके बराबर इसने कॉपर का कॉइन बना दिया, उसी वैल्यू का।
ठीक है, उसके बराबर कर दिया उसका मूल्य, तो इसका भी बहुत घाटा हुआ था। सांकेतिक मुद्रा, देखिए मैं चाहूं तो इसमें तुरंत तुरंत बता के निकल सकता हूं, लेकिन एक एक चीज समझाना पड़ेगा आपको। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है ये बताना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में क्या होता है खाली लोग बता के निकल जाते हैं, लेकिन मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा है, लेकिन यहां अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि सांकेतिक मुद्रा क्या होता है। ये समझ लीजिए कि टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, उसमें भी फेलियर रहा। उसके बाद इसके जितने अभियान रहे, खुरासान अभियान, ठीक है, खुरासान अभियान करने की कोशिश करेगा, ठीक है, सैनिकों की भी भर्ती कर लेगा लार्ज स्केल पे, हाँ उनको एक साल पहले मतलब एडवांस में उनको सैलरी भी दे देगा और बाद में सेना ही भंग कर देगा। बहुत सारे कारण थे, खुरासान अभियान, कराची अभियान, नागरकोट अभियान, सारा इसका फेलियर रहेगा। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। तो दो पार्ट में देखिए, एक तो ये घरेलू नीतियां हो गई और ये फॉरेन पॉलिसी हो गया, या इसको आप एक्सपीडिशन कह लीजिए, अभियान कह लीजिए, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। और ये राजत्व का सिद्धांत अलग से, और इंट्रो, तो इंट्रो हम देखेंगे और राजत्व का सिद्धांत आज समझेंगे बलबन और अलाउद्दीन खिलजी से तुलना करते हुए, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया। बाकी आप याद रखिएगा, 2 में टैक्स बढ़ाया, दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली से देवागिरी, ठीक है, टोकन करेंसी की शुरुआत की, यानी कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, खुरासान अभियान आप देखेंगे, खुरासान आपको सेंट्रल एशिया का एक छोटा सा पार्ट है, हाँ, वहां कराची अभियान, ये कराची आपको हिमालय में पड़ेगा, नागरकोट अभियान, तो ये सब ये जो अभियान है फॉरेन पॉलिसी है, ये भी फेलियर और घरेलू नीति भी फेलियर, ठीक है। तो ये क्यों था, इसको मूर्ख कहा गया, पागल कहा गया, कुछ लोगों ने बुद्धिमान भी कहा, ठीक है। तो सबसे मूर्ख शासक कहा गया कि इसने बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिए अपने शासनकाल में, और वास्तव में वो क्रांतिकारी थे, लेकिन वो टाइमिंग सही नहीं था, उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं था। इस वजह से इसके सारे जो निर्णय थे, फैसले थे, वो गलत साबित होते गए, ठीक है। तो अब देखिए, ये हम बारी बारी से देखेंगे, अभी राजत्व का सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। जहां तक तुगलक वंश की बात है, यहां पर समझ जाइए कि यहां पर देखिए कि तुगलक वंश की जब हमने बात की थी, आप जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक को जब हम पढ़ रहे थे, वही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी मैंने बताया था। अब क्या बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उस समय जूना खान उसका नाम हुआ करता था, अभी हम देखेंगे। तो एक तो खिलजी वंश के दौरान ही आप देखें तो अलाउद्दीन खिलजी एक इंपेरियलिस्ट था, वो साम्राज्यवादी था, विस्तार में, टेरिटरी के विस्तार में वो बिलीव करता था, विश्वास रखता था। तो उसी के समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर देखें तो उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान भी जीता था, ये गुजरात भी जीता था, ये सब था ही उसके पास, ठीक है, पहले से, ठीक है। बंगाल आप देखिए, ये सब उसके पास एक तरह से देखा जाए तो ये सब पूरा था खिलजी के समय, ठीक है। थोड़ा बहुत जो रिवोल्ट हुए थे उसको बाद में संभाल लिया गया था। इवन अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ा था, ठीक है। हालांकि इन क्षेत्रों को जीतने के बाद भी उसने मिलाया नहीं था, अपने प्रभाव में जरूर रखा था। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है तो वो खिलजियों से इनको मिल चुका था। इस तरह का पूरा क्षेत्र जो है खिलजियों से मिला हुआ था, ठीक है, ये खिलजियों से मिला हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इतना बड़ा क्षेत्र ऑलरेडी खिलजियों से मिला हुआ था। बाद के जो खिलजी शासक थे उन्होंने दौलताबाद को भी, देवगिरी को भी मिला लिया था, ठीक है। तो ये देखिए पूरा इनका जो चल रहा है। लेकिन अब देखें कि जब गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल आता है, उस समय भी ये एक्सपीडिशन करता है और यहां वारंगल ये जीत लेगा, ठीक है, वारंगल जीत लेगा। वारंगल जीतने के बाद ये यहाँ पे जाजनगर एक उड़ीसा में जगह है, उसको भी जीतेगा, ठीक है, वारंगल जीत लेगा। काकतीय शासक वहां पे था प्रताप रुद्रदेव, उसको पराजित करेगा। कौन? इसके समय में ये एक्सपीडिशन करता है, माने इसको भेजा जाता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक खुद बंगाल का ये दौरा करता है, अभियान करता है और बंगाल जीतता है, बंगाल को अपने कंट्रोल में करता है। और लौटते हुए नॉर्थ बिहार में ये तिरहुत यानी कि उत्तर बिहार में आपको मिथिला वाला जो पार्ट है उसको भी जीत लेता है। तो आप देखिए कि बहुत बड़ा पार्ट इनके पास है। उड़ीसा का सारा पार्ट तो नहीं है, जाजनगर कुछ पार्ट उड़ीसा का भी इनके पास था। तो इस तरह से देखिए ये सारा पार्ट इनके पास है ऑलरेडी तुगलकों के पास, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक
आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ये जब गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही यहां तक आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी बहुत सारा विस्तार होता है, ठीक है, और करीब करीब 23 प्रांतों का विस्तार होगा, ठीक है। लेकिन इसके समय रिवोल्ट भी सबसे ज्यादा होंगे, अभी हम देखेंगे। और इसके समय अगर देखा जाए तो वारंगल जीतने के बाद ये पूरा क्षेत्र आ जाता है इस तरह से इनके पास, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के पास ये पूरा क्षेत्र है, समझ लीजिए। लेकिन इसके समय विद्रोह भी ज्यादा होगा और क्षेत्र टूटेंगे भी बाद में, अंतिम पड़ाव में इसके शासनकाल में। और इसके शासनकाल में दो बड़ी घटना होगी। क्या घटना होगी? यहां पर आप देखिए बहमनी और विजयनगर अंपायर दो टूटेंगे। बहमनी अंपायर, बहमनी साम्राज्य, बहमनी अंपायर, ये ध्यान रखिएगा, ये हम अलग से पढ़ेंगे, इसके साथ नहीं पढ़ेंगे। बहमनी, और यहां पे देखिए ये बहमनी है और ये विजयनगर साम्राज्य। तो दो साम्राज्य, महत्वपूर्ण साम्राज्य। और फिर रायचूर दोअब के लिए मैं बाद में बताऊंगा, इनके बीच एक लंबा संघर्ष चलेगा। तो ये पूरा हमें बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ये अलग से पढ़ना है। बस आप इसकी जानकारी रखिए ताकि आपका बेस बना रहे कि ये जो दोनों है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ये किसके समय उभर कर आते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये उभर के आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ दिया जाता है कि बहमनी साम्राज्य या विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कि ये जो साम्राज्य जो उभर के आए वो किसके समय उभर के आए, हाँ, किस शासक के दौरान, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दौरान के कार्यकाल के समय या सुल्तान के दौरान इन दोनों साम्राज्यों का उदय हुआ। चाहे कोई एक भी पूछ देगा, तो जिसका भी पूछेगा आप कहिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यहां से सवाल बनता है। तो ये देखिए पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत इनके समय है। तो इस तरह से देखिए दो टूट जाएंगे, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। इधर ऊपर वाला बहमनी और नीचे वाला विजयनगर साम्राज्य। जब मैं पढ़ाऊंगा इस पे, पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हाँ, तो ये अलग से हम पढ़ेंगे। लेकिन ये टूटता है किसके समय? ये दोनों, इन दोनों साम्राज्य एम्पायर का उदय कब होता है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब देखिए, अब हम आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पे, और सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गद्दी पे कैसे आया। देखिए 1300, मैंने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर है, इसका पिता किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ये 1320 में अंतिम खिलजी शासक खुसरो शाह को हराता है, उसकी हत्या करता है और गद्दी पे बैठ जाता है, और 1320 से 1325 तक रहता है गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद बंगाल के अभियान पे, अभी मैंने बताया, बंगाल के अभियान पे गया हुआ है कौन? 1325 में ये बंगाल के अभियान पे है खुद ही गयासुद्दीन तुगलक। और लौटते समय अफगानपुर में इसी के द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया जाता है, जहां ये आराम करता है। और ये लकड़ी का महल जो है, लकड़ी का घर बनाया जाता है, पैलेस, महल कहिए, झोपड़ी कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, एक घर नुमा एक स्पेस होता है और बनाया जाता है, जहां ये आराम कर रहा है। दिल्ली के नजदीक है अफगानपुर। और होता क्या है कि उसका छत गिर जाता है गयासुद्दीन तुगलक पे और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद ये क्या करेगा? ये सत्ता में आ जाएगा। 40 दिन तक ये तुगलकाबाद, देखिए तुगलकाबाद इसी का बसाया हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, तुगलकाबाद इसने बसाया था। और तुगलकाबाद का जो दुर्ग है उसको 56 कोट कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है। तो ये पहले तुगलकाबाद में रहेगा 40 दिन तक, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके डेथ के बाद, और उसके बाद ये राज्याभिषेक इसका होगा। राज्याभिषेक क्राउन कहां पे कराएगा? लाल महल, रेड पैलेस। ये किसका था? रेड पैलेस, ये बलबन का था, ध्यान रखिएगा, बलबन का था। और यहीं पे इसका अपना राज्याभिषेक ये कराता है। अब देखिए, अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के इनिशियल लाइफ की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं जानना है। खुसरो खां के समय, ये मास्टर ऑफ खिलजी वंश का खुसरो शाह जो है अंतिम शासक, उसके समय ये मास्टर ऑफ हॉर्सेस बनता है, मतलब स्तबल का अधिकारी इसको नियुक्त किया जाता है।
और जब गयासुद्दीन तुगलक 1320 में फाउंड करता है तुगलक वंश का, उस समय मैंने बताया कि ये वारंगल का अभियान करेगा और जाजनगर भी जीतेगा, उत्कल या उड़ीसा कहिए, जाजनगर कहिए, वहां का क्षेत्र भी जीतेगा। तो उस समय ये महत्वपूर्ण पद पे पहुंच जाता है और ये एक्सपीडिशन यही करता है, ठीक है ना। ये एक्सपीडिशन करता है गयासुद्दीन तुगलक के समय में वारंगल का और जाजनगर का, ठीक है, और जीतता भी है। तो इसका पोजीशन जो है और बेहतर होता जाता है, ठीक है। अब आइए, ये समझ गया आपकी इसके इनिशियल लाइफ के बारे में और किस तरह से इसने सत्ता संभाला इसकी डेथ के बाद। अब थोड़ा बहुत जो इंट्रो टाइप का चीज है, हाँ, उसको हम देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर देखिए, ये आप देखिए, इसके गुरु का नाम कुतुलुक खान, ठीक है, कुतुलुक खान, ध्यान रखिएगा, कुतुलुक खान, कुतुलुक खान, बस एक जानकारी के लिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मूल नाम इसका, ओरिजिनल नेम जो है मलिक फखरुद्दीन जूना खान या जौना खान, कहीं जौना खान कहीं जूना खान, मूल नाम, ओरिजिनल नाम। अच्छा देखिए, मलिक फखरुद्दीन कहीं देगा मलिक फखरुद्दीन जौना खान या जूना खान, कहीं देगा फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, मोस्ट एजुकेटेड इन दिल्ली सल्तनत, इन दिल्ली सल्तनत सुल्तान्स, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी माना जाता था इसको, लेकिन कुछ डिसीजन की वजह से कुछ लोगों ने इसको पागल कहा, मूर्ख कहा, ठीक है। देखिए कितना पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड है, मोस्ट एजुकेटेड, ठीक है। दिल्ली से इतना पढ़ा लिखा कोई हुआ ही नहीं। अरेबिक की जानकारी है, अरेबिक भाषा समझता है, उसका विद्वान है, पर्सियन फारसी समझता है, कवि है, सुलेखक है। सुलेखक का मतलब जो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखता है, सुंदर हैंडराइटिंग, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं, कैलीग्राफर था ये, ठीक है, कैलीग्राफर, सुंदर हैंडराइटिंग लिखता था, ठीक है। उसके बाद धर्म, रिलीजन, दर्शन, फिलॉसफी या लॉजिक कहें, प्रकांड विद्वान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, गणित का प्रकांड विद्वान, इसके अलावा और भी चीजों को ये जानता था। तो सोचिए कि कितना पढ़ा लिखा था। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। सबसे ज्यादा रिवोल्ट परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए सवाल आया है कई बार, सब दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। या ऐसे भी दे सकता है कि दिल्ली सल्तनत का जो सबसे शिक्षित, वेल एजुकेटेड, मोस्ट एजुकेटेड जो सुल्तान था, उसका संबंध किस वंश से था, तो आप उस समय कहेंगे तुगलक वंश। सबसे अधिक रिवोल्ट किसके समय होता है, क्योंकि देखिए इसकी सारी पॉलिसी फेलियर होगी और उसमें रिवोल्ट भी होंगे, लोगों की नाराजगी होगी और ये जो होगा अनपॉपुलर होगा। इस वजह से ये भी ध्यान रखिए, ये भी सवाल बनता है। उपाधियां देखिए, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट, उलुग खान, उलुग खान उपाधि इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने इसे दी थी, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद, उसके बाद धनवानों का युवराज, खानों का खान और दुनिया का खान। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस में कई बार इसको पूछा गया, यूपीपीसीएस कई बार, खानों का खान, दुनिया का खान किसे कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ईसामी जो है, ईसामी इसको कहता था विधर्मी और काफिर, क्योंकि हिंदुओं के प्रति एक धर्मनिरपेक्षता, प्रशासन में धर्मनिरपेक्षता, इसने धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। प्रशासन में किसी को भी वो नियुक्तियां करनी है, अभी हम देखेंगे इसके राजत्व के सिद्धांत में, तो नहीं देखता था किस, जो भी योग्य है उसको शामिल कर लेगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, उच्च कुल का हो, नीच कुल का हो, कोई मतलब नहीं। इसलिए ईसामी जो है इसको विधर्मी या काफिर कहता है। सवर्ण अभिलेख एक है, सवर्ण, उसमें इसको मुकुट का मोती कहा जाता है। मुकुट का मोती का मतलब सुल्तानों में श्रेष्ठ। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब कहीं आ जाए तो आपके लिए सही रहेगा कि आपको जानकारी होगी। उसके अलावा देखिए, अब ये भी है विधर्मी और काफिर, देखिए ये होली, दिवाली, दशहरा सब यानी हिंदू फेस्टिवल ये बनाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था या प्रथम कौन सा सुल्तान था जो हिंदू फेस्टिवल्स में, हिंदू उत्सवों में दिलचस्पी लेता था, मनाता भी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ये देखिए कई सवाल बनते हैं, ठीक है, कई सवाल यहां से बनेंगे। अब देखिए राजत्व का सिद्धांत यहां पे हम देखते हैं। राजत्व के सिद्धांत में देखिए यहां पर
हाँ, आज हम यही देखने वाले हैं, देखिए, क्योंकि हमें बेसिक चीजों को समझना है। इसके राजत्व के सिद्धांत में कुछ एलिमेंट्स बलबन के मिलेंगे, स्लेव डायनेस्टी का बलबन, ठीक है, और कुछ खिलजी डायनेस्टी का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसके राजत्व के सिद्धांत से भी कुछ एलिमेंट्स यहां पे मिलेगा। अब हम देखते चलते हैं। देखिए यहां पर राजत्व का सिद्धांत, देखिए अब ये क्या है, यहां पर सुल्तान ईश्वर की इच्छा, देखिए सुल्तान ईश्वर की इच्छा से कोई बनता है, इसका मानना था, और सुल्तान की आज्ञा, सुल्तान जो कहता है वही ईश्वर आज्ञा है, यानी गॉड का आज्ञा भी, गॉड का ऑर्डर भी यही है। यही बात तो थियरी ऑफ किंगशिप, हाँ, राजत्व का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहेंगे थियरी ऑफ किंगशिप, यही तो बलबन भी कहता था कि सुल्तान क्या है, हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, ठीक है ना, खुदा का प्रतिनिधि है, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड है, वो खुदा की छाया है, ईश्वर की छाया है। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर अगर देखें तो यहां पर कुछ जो एलिमेंट मिल रहा है इसके राजत्व के सिद्धांत में, यहां पे बलबन से मिलता है। सारे एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए शासन, सुल्तान सबसे ऊपर, अब यहां देखिए ये तो बलबन भी कहता था कि सुल्तान सबसे ऊपर है, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी भी कहता था कि सुल्तान की इच्छा ही कानून है, ठीक है ना। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ये नहीं कहता था, सुल्तान ईश्वर की इच्छा से ये कहता है बलबन, ठीक है, और ये भी कहता है, तो बलबन से मिलता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा डिफरेंट था यहां पे, देखिए हर एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ एलिमेंट बलबन के मिलेंगे और कुछ एलिमेंट अलाउद्दीन खिलजी के मिलेंगे। निरंकुश सारे हैं, ये भी निरंकुश है, ये भी निरंकुश है, ये उतना निरंकुश नहीं है, ठीक है। तो एक तो राजत्व के सिद्धांत में ये बलबन से मिलेगा क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा, जबकि ईश्वर की इच्छा बताता है, सुल्तान ईश्वर की इच्छा से बनता है कोई, और सुल्तान की आज्ञा ही ईश्वर की आज्ञा है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता था, अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप जब मैंने पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि सुल्तान ना तो जनता की इच्छा से कोई बनता है, ठीक है, ना ही खुदा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बनता है, ना ही उलिमाओं यानी कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के सहयोग से बनता है, ताकत से बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, उसमें पावर, शक्ति की बात उसने कही थी। लेकिन यहां बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक एक ही बात कह रहे हैं कि सुल्तान ईश्वर की इच्छा से बना जाता है और सुल्तान की आज्ञा ही ईश्वर की आज्ञा है, तो यहां मिल रहा है। जबकि ईश्वरीय बात में अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास नहीं था, तो बलबन और यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का मिल रहा है, लेकिन यहां अलाउद्दीन खिलजी का व्यू दूसरा है। तो देखिए अंतर करते चलिए, कभी हम अंतर पे भी अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन अभी हम राजत्व के सिद्धांत को समझ रहे हैं। अब देखिए शासन में सुल्तान सबसे ऊपर है, तो ये तो भाई बलबन भी कहता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक भी कहता था, और ये अलाउद्दीन खिलजी भी कहता था। तो शासन में सुल्तान सबसे ऊपर है, तो ये बलबन, यहां पे बलबन, और यहां पे देखिए यहां पे तो बलबन भी है, प्लस यहां पे एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, दोनों की बातें यहां पे, दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत में यह था कि वो योग्यता पे विश्वास करता था, चाहे जाति से कोई मतलब नहीं है, जन्म से कोई मतलब नहीं है, वंश से कोई मतलब नहीं है। ठीक यही बात मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है, उसके राजत्व के सिद्धांत में यह मिल रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की बातें मिलेंगी यहां पे। अब देखिए यहां पे इसका जो थियरी है, ये देखिए एक के अलाउद्दीन खिलजी से यहां पे मिल रहा है, यानी कि वो जाति में विश्वास नहीं करता, हिंदू मुस्लिम कोई हो, अगर योग्य है तो उसको जॉब मिलेगा, ठीक है। जन्म से कोई मतलब नहीं है, नीच कुल में जन्मा हो, हाँ, उसका लो बर्थ हो, हाई बर्थ हो, कोई मतलब नहीं है, किसी भी वंश से हो, कोई मतलब नहीं है। यानी यहां धर्मनिरपेक्षता दिखा रहा है ये, ठीक है, यहां अपॉइंटमेंट्स में धर्मनिरपेक्षता दिखा रहा है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता यहां देखने को मिल रहा है आपको, हाँ। लेकिन
अगर इसकी तुलना अगर आप बलबन से करेंगे तो बलबन बिल्कुल डिफरेंट था। ओरिजिनल तुर्किश मुस्लिम होने चाहिए, बलबन के समय नीच कुल में पैदा नहीं होना चाहिए, हाँ, लो बर्थ यानी लो बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है, सभी बहुत हाई फाई लोग होने चाहिए, स्टाइलिश होने चाहिए, रॉयल लोग होने चाहिए। तो ये बिल्कुल अलग था। हाँ, तो इसके राजत्व के सिद्धांत जो है यहां पर अपॉइंटमेंट के लिहाज से, हाँ, वो योग्यता पर नहीं था उतना, लेकिन कुल देखता था, कौन उच्च कुल में पैदा हुआ है, कौन खानदानी है, ये सब चीजें यहां पे बलबन देखेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर इन चीजों को नहीं देखेंगे। इनके अपॉइंटमेंट्स में यानी नियुक्तियों में योग्यता पर ध्यान था और धर्मनिरपेक्षता यहां पे देखने को मिल रही है। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक धर्म और राजनीति को अलग करता है। तो यहां भी अलाउद्दीन खिलजी ने भी धर्म को राजनीति से अलग किया था। अब यहां पर देखिए, जबकि इसने नहीं किया था, क्योंकि देखिए यहां पर ही आपको दिखाई दे रहा है राजनीति में योग्यता पर किसी भी धर्म का हो अपॉइंट कर लेगा, ये नहीं करेगा। ये सिर्फ प्योर तुर्किश मुस्लिम्स को, हिंदुस्तानी मुस्लिम को भी नहीं करेगा। प्योर तुर्किश जो है ये किसी भी मुस्लिम को करेगा, हिंदुस्तानी हो, मुस्लिम हो, बाहर के भी मुस्लिम हो, तुर्किश मुस्लिम भी हो, हिंदू हो, नीच कुल में पैदा हो लेकिन योग्य है तो अपॉइंटमेंट कर लेगा, ठीक है। तो धर्म और राजनीति को अलग रख रहा है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों धर्म और राजनीति को अलग रख रहे हैं। यहां मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की जो राजत्व का सिद्धांत है वो बलबन से बिल्कुल अलग है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, मैंने बताया ना कि कुछ एलिमेंट्स बलबन के मिलेंगे और कुछ अलाउद्दीन खिलजी के मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? धर्म और राजनीति को अलग रखने का मतलब कि दोनों ने खलीफा को उतना तरजीह नहीं दिया। मैंने बताया कि खलीफा क्या होता था। खलीफा देखिए, मैंने बार बार मैं बताते रहता हूं, खलीफा पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम हैं या थे उस समय, हाँ, अब तो नहीं है खलीफा का कॉन्सेप्ट। खलीफा होता क्या है पहले समझ लीजिए। मोहम्मद साहब जो है अंतिम पैगंबर हुए, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ, उसके बाद पैगंबर के प्रतिनिधि हुए खलीफा। शुरू के 4 खलीफा जो थे, हाँ, वो अबू बकर, हाँ, उस्मान, उमर और अली, इस तरह से 4 खलीफा हुए, ठीक है। ये मोहम्मद साहब के काफी नजदीक थे तो ये सहमति से बन गए थे। लेकिन उसके बाद इन चारों के बाद खलीफा का पद जो है ये वंशानुगत हो गया और खलीफा को पैगंबर का प्रतिनिधि माना जाता है। तो पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम हैं, तो मान लीजिए कि ये पूरा यहां कोई क्षेत्र है मुस्लिमों का, यहां कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, सबका जो पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड जो होगा वो खलीफा होगा, ठीक है, सबका। खासकर रिलीजियस तो मान ही लीजिए, क्योंकि खलीफा जो है वो पैगंबर का प्रतिनिधि है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां पे कोई किसी को सुल्तान बनना है तो खलीफा ही यहां पे रिकॉग्नाइज करेगा सुल्तान के रूप में, तभी वो सुल्तान माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने नकारा है। इसका सीधा मतलब है, खासकर देखिए, पैगंबर का प्रतिनिधि है तो खलीफा क्या है? धार्मिक गुरु ज्यादा है, ठीक है ना। धार्मिक जो गुरु कहते हैं, धार्मिक मुखिया वो ज्यादा है मुसलमानों का। तो जब धर्म और राजनीति को अलग कर दिया, यानी खलीफा को थोड़ा साइड लाइन किया गया यहां पर। हालांकि कहा जाता है कि इसने तो, अलाउद्दीन खिलजी ने तो अलग किया और उसने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए उसको उसने स्ट्रिक्टली फॉलो किया और वो सफल भी रहा उसमें, ठीक है ना। लेकिन इसकी सारी नीतियां फेलियर हो जाएंगी, चाहे वो 2 में टैक्स बढ़ाने की हो, दीवाने को ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बनाया जिस पर्पज से, चाहे वो दिल्ली से देवगिरी ये कैपिटल शिफ्ट करता है, चाहे ये सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी होता है, या अपने अभियानों में, सब में फेलियर होता है। इसलिए अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में ये खलीफा को कहा जाता है कि थोड़ा बहुत तरजीह देने लगा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल तरजीह नहीं दी थी। अगला देखिए, तो यहां भी अलाउद्दीन खिलजी से मिलता जुलता है साम्राज्यवादी। देखिए अब यहां भी अलाउद्दीन खिलजी से मिलता जुलता है इसकी जो नीति है। देखिए सबसे ज्यादा विस्तार होगा
दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में करीब करीब 23 प्रांत इसके पास रहेंगे। देखिए 23 प्रांत, 23 प्रोविंसेस इसके पास हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी भी यही कहता था, इंपेरियलिस्ट था वो भी, ये भी इंपेरियलिस्ट है यानी कि साम्राज्यवादी है, यानी जब तक विस्तार कर सकते हो करो, लेकिन बलबन सिर्फ डिफेंड करता रहा, इसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये इंपेरियलिस्ट नहीं था। इसके राजत्व के सिद्धांत में, बलबन के राजत्व के सिद्धांत में, देखिए बलबन के राजत्व के सिद्धांत में इंपेरियलिज्म नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इसमें है। ठीक है, तो ये देखिएगा, हमने तुलना करते हुए थोड़ी जानकारी ले ली, इससे आपको क्लैरिटी रहेगी। एक, ठीक है, इसने भी काफी विस्तार किया। देखिए 23 प्रांत और क्षेत्र भी देख लीजिए, हालांकि बाद में टूटेगा। हाँ, बैबनी अलग टूट के निकल जाएगा, विजयनगर अलग टूट के निकल जाएगा, तो हम बाद में इसको अलग साम्राज्य हमें अलग से पढ़ना है। लेकिन किसके समय टूटे दोनों? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टूटे। तो देखिए साम्राज्यवादी भी है, तो यहां पे हमने जो देखा, यहां पे बलबन के सिद्धांत से मिलता है, यहां पे सुल्तान सबसे ऊपर है तो बलबन से भी मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी से भी मिलता है। यहां पे किससे मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है। यहां भी धर्म राजनीति को अलग कर दिया, यहां सब मैंने बनाया हुआ है। यहां भी देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, यहां बलबन से, ठीक है, यहां बलबन प्लस एक के और अलाउद्दीन खिलजी, यहां अलाउद्दीन खिलजी, यहां भी अलाउद्दीन खिलजी और यहां भी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि सारे एलिमेंट्स नहीं, कुछ एलिमेंट्स बलबन के लेके अब इसका राजत्व का सिद्धांत है, कुछ एलिमेंट्स जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है लिखने के लिए, देखिए जो ऑब्जेक्टिव है वहां तो यहां तो मैंने बता दिया, सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बलबन और अलाउद्दीन खिलजी से कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व के सिद्धांत को यानी थियरी ऑफ किंगशिप को एक्सप्लेन करें, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पे सारा मैंने लिख दिया, सारा बता भी दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। एक बात और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आता है। ठीक है, इब्न बतूता कहां से? अफ्रीका में है, मोरक्को से आता है ये, और मोरक्को कहां है? अफ्रीका में है। ध्यान रखिएगा, ये मोरक्को का निवासी है, मोरक्को का। ये किसके समय में आता है इब्न बतूता? ये इब्न बतूता आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसने एक किताब लिखी है, किताबुल रहला। ध्यान दीजिएगा, किताबुल रहला। किताबुल रहला इब्न बतूता का लिखा हुआ है। किताबुल रहला किसका लिखा हुआ है? इब्न बतूता का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, किताबुल रहला किसका लिखा हुआ है? इब्न बतूता का। अच्छा, इसी में इसने गयासुद्दीन तुगलक का जो पोस्टल सर्विसेज में जो उसने पोस्टल सर्विसेज को व्यवस्थित किया था, उसकी चर्चा इब्न बतूता के किताबुल रहला में मिलता है। ठीक है, तो कहीं पूछ दिया जाए कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो पोस्टल सर्विसेज को सुदृढ़ किया था या व्यवस्थित किया था, उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इब्न बतूता के किताबुल रहला से। किताबुल रहला किसका लिखा हुआ है? इब्न बतूता का। इब्न बतूता किसके समय आया भारत? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कहां का निवासी था? मोरक्को का। मोरक्को कहां है? अफ्रीका में। क्लियर यहां तक? अब हमने ये सारा देख लिया। ठीक है, यहां से बस आपको मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल बता दिया। किसका बेटा था? गयासुद्दीन तुगलक का, जो कि फाउंडर है। फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक तो जानकारी थी, तुगलक का बादशाह बसाया, ये लिख लीजिएगा। अल शहीद इसका उपाधि था। यहां पे इसके गुरु का नाम मोहम्मद बिन तुगलक के कुतलुक खान। ठीक है, इसने राज्याभिषेक या क्राउनिंग कहां कराई अपनी? तो बलबन के लाल महल में। ये भी ध्यान रखिएगा, बलबन के 40 दिनों तक पहले ये रहता है कहां पे? 40 दिनों पर तक रहेगा ये तुगलकाबाद में, और बाद में 40 दिन के बाद आके बलबन के लाल महल में अपना
राज्याभिषेक कराएगा, ठीक है। उसके बाद इसके गुरु का नाम कुतलुक खान, मूल नाम मलिक फखरुद्दीन जौना खान या जूना खान या फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान, ठीक है। अब कहीं अलग से भी कहीं खाली जूना खान लिखा हुआ मिल जाए, कहीं अलग से मलिक फखरुद्दीन या फखरुद्दीन मोहम्मद लिखा हुआ मिल जाए तो कोई टेंशन नहीं है। मोस्ट एजुकेटेड मैंने बता दिया, अरबिक पर्शियन सारा जानता था ये, यानी कि अरबी लैंग्वेज जानता था, फारसी जानता था, कवि था, कैलीग्राफर था यानी सुलेखक था, सुंदर हैंडराइटिंग लिखने वाला था, धर्म और दर्शन रिलीजन और फिलोसफी या आप कहें लॉजिक का बड़ा ज्ञाता था, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र और गणित का ज्ञाता था, बहुत सारी चीजों को जानता था। सबसे अधिक रिवोल्ट किसके समय में यह सवाल आ जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित सुल्तान तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोस्ट एजुकेटेड दिल्ली सल्तनत का तो मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे अधिक रिवोल्ट किसके समय हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मलिक फखरुद्दीन किसका नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। जूना खान किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। इब्न बतूता किसके समय भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई किताब किताबुल रहला, ठीक है। इब्न बतूता कहां का निवासी? मोरक्को का, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो कि हिंदू फेस्टिवल में इंटरेस्ट लेता था, होली दिवाली दशहरा सब मनाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक। धनवानों का युवराज किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। खानों का खान, दुनिया का खान किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। यूपीएससी में पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया, यूपीएससी नहीं यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ईसामी ने क्या कहा? विधर्मी काफिर। स्वर्ण अभिलेख में उसको क्या कहा गया? मुकुट का मोती, इसका मतलब सुल्तानों में श्रेष्ठ। ये चूंकि इसको रक्त पिपासु भी कहा गया है, इसको बर्नी कहता है क्योंकि ये हिंदुओं की तरफ, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना कि योग्यता को अपॉइंटमेंट देता था, सॉरी योग्यता को ध्यान में रख के अपॉइंटमेंट देता था, ठीक है। चाहे वो किसी जाति का हिंदू हो, भारतीय मुसलमान हो, विदेशी मुसलमान हो, नीच कुल में जन्म लिया हो, ऊंचे कुल में जन्म, लेकिन योग्य हो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। इसलिए बर्नी ने इसको बहुत सारी बातें कही है। बर्नी ने इसको मूर्ख कहा है, बर्नी ने इसको पागल कहा है, बर्नी ने इसको छिछोरा कहा है, बर्नी ने इसको कहा है, बर्नी इतिहासकार है इसके समय, तो छिछोरा कहा है, बर्नी ने इसको रसोईया कहा है, बर्नी ने इसको जुलाहा कहा है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। जबकि ईश्वरी प्रसाद जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको बुद्धिमान शासक कहा है। क्यों? क्योंकि इसने जो भी चीजें की, देखिए इन सब चीजों में नई नई चीजें, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। ये पढ़ा लिखा है लेकिन उसका टाइमिंग गलत हो गया है और इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया। इस वजह से ये सारी जो नीतियां हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, वो फेलियर हो जाएगी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे फेलियर होंगी ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य किसके समय टूट के निकले? तो या बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का उदय किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। या किस दिल्ली सल्तनत के किस वंश के दौरान हुआ? तुगलक वंश के दौरान। ये सारा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने बता दिया है। राजत्व का सिद्धांत मैंने समझा दिया। चाहे लिखना हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी अगर करना हो, आपका यहां से सब कुछ मिल जाएगा। अब आगे क्या है? इंट्रो लेक्चर था जिसमें आपको ये जानकारी सारी हो गई कि क्या क्या चीजें इसने की, सारा यहाँ पे मैंने बता दिया। अब दो में टैक्स को कैसे बढ़ाया और क्या इसके रिजल्ट रहे, कैसे फेलियर हो गया, दीवानी को ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बसाया इसने कैसे फेलियर हुआ, कैपिटल किन कारणों से, कैपिटल जो ये शिफ्ट करता है, राजधानी बदलता है दिल्ली से दौलताबाद, किन कारणों से फेलियर हो गया। सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत करता है, वो भी फेलियर हो जाता है। खुरासान अभियान, कराची अभियान, नागरकोट, सब फेलियर होगा। क्यों हुआ? सब पे हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। 3 से 4 वीडियो इसमें करेंगे, ये पहला वीडियो था, तो आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.